हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 और आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 लेते हैं जो कि नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज हम इस चैप्टर विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय इस चैप्टर को ले रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, यानी कि पहला वीडियो है हमारा इसमें। ठीक है, और इसमें पहला हेडिंग लेते हैं हम सब विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या है विद्युत फ्लक्स? देखिए, कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि हमने कोई पृष्ठ रख दिया है, क्या रख दिया है? कोई पृष्ठ रख दिया है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की जो कुल संख्या होगी उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कैसे रहेगी? बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली। तो एक काम करते हैं, इसमें पृष्ठ ले लेते हैं और इसमें लंबवत निकालते हैं। इस तरीके से लंबवत गुजरने वाली, इसके अंदर से गुजर रही है बल रेखाएं। कैसे गुजर रही है? पृष्ठ के अंदर से गुजर रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? बल रेखा है और पृष्ठ के कैसी गुजर रही है? लंबवत गुजर रही है। ठीक है, तो कुल बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? फ्लक्स होगी। अब दोबारा सुन लीजिए, किसी पृष्ठ से, ठीक है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू perpendicular to the surface is called electric flux represented by phi। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर phi जो होता है ये विद्युत फ्लक्स है, phi से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें मैं लेता हूं, इसमें एक और लेता हूं फिगर, इससे समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत बल रेखा है और इसमें हमने एक पृष्ठ ले लिया है, ये रहा पृष्ठ। ठीक है, और इस पृष्ठ पर देखिए ध्यान से, इस पृष्ठ पर अगर मैं विद्युत, ठीक है, इस क्षेत्र पर मैं देखो ए क्षेत्रफल ले लिया, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है? ये पृष्ठ जो रखा है इसका पूरा क्षेत्रफल है कैपिटल ए, और इसमें मैंने एक छोटा सा और क्षेत्रफल ले लिया, उसको मान लिया मैंने डी ए क्षेत्रफल। इस छोटे एलिमेंट का क्या मान लिया? छोटा टुकड़ा मान लिया, इसको मान लिया डी ए क्षेत्रफल होगा इसका। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो कैसे आएगा? क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या रहेगा? पृष्ठ के लंबवत रहेगा। तो ये रहा डी ए वेक्टर और ये जो रहेगा ये हमारा ई वेक्टर रहेगा। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इस छोटे से क्षेत्रफल से, यानी डी ए से, तो हम लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, गुजरने वाला फ्लक्स, इसको हम देखो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स ले रहे हैं हम, तो उसको हम डी फाई ले सकते हैं क्योंकि फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है और छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला है, इसलिए इस पर लगा दिया हमें डी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा क्या? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जिस क्षेत्रफल से गुजर रहा है फ्लक्स उस क्षेत्रफल की ई वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या हो जाता है? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको अगर मैं वेक्टर हटा दूंगा तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो वेक्टर हटाने से यहाँ पर कॉस आ जाता है, कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होता है तो विद्युत फ्लक्स हमेशा ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए मुझे तो इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से कुल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या करूंगा? फ्लक्स को जो डी फाई है इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? टोटल फाई हो जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया? कुल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने फाई ले लिया है, जो कि इंटीग्रेशन डी फाई का क्या होगा? डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डी फाई की वैल्यू क्या लगा दूंगा? यहां से ये उठा के लिख दूं ई डी ए
cos थीटा। इसमें से देखिए मैं e और cos थीटा को बाहर कर देता हूं, e cos थीटा इंटीग्रल dA हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका फाई है, ये फाई बराबर तो e cos थीटा और जो आपका ये जो है इंटीग्रेशन dA है इसको मैं a लिख सकता हूं। देखिए क्यों, देखिए dA आपका कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा क्षेत्रफल। मैं पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं और पूरा क्षेत्रफल को मैंने कैपिटल A मान रखा है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन dA को a मान लिया है। क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dA बराबर क्या है, a है। क्या होगा ये, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e a cos थीटा। इस तरीके से हम किसी a पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा e a cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना, जब हम छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं तो d फाई बराबर e वेक्टर डॉट dA वेक्टर यानी e dA cos थीटा से निकाल लेंगे। और अगर हमें टोटल फ्लक्स लेना है और मान लीजिए टोटल क्षेत्रफल क्या है इसका a है, तो e a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस लेते हैं। इधर मैं कर देता हूं इसमें स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां। यदि मैंने एक काम कर दिया इसमें, यदि पृष्ठ जो है आपका पृष्ठ, यदि पृष्ठ ये जो पृष्ठ रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, लंबवत रखा है। जब लंबवत रखा होता है तो क्या होगा, तो ध्यान रखना इसमें थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ये कैसे हो गया, देखिए जब पृष्ठ लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के साथ तो थीटा हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। देखिए हम यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, ये थीटा कोण है वो क्या है। तो थीटा जो कोण होता है वो e वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ध्यान रखना सरफेस कैसी रखी होती है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपका पृष्ठ, ठीक है, और बल रेखाएं आपकी गुजर रही है इस तरीके से, ऐसे बल रेखाएं गुजर रही है इस तरीके से। तो बल रेखाएं जो है पृष्ठ की कैसी है, लंबवत जा रही है। तो जब बल रेखाएं लंबवत होगी तो इसका जो इस पूरे क्षेत्रफल पर जब हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, ठीक है, तो वो किधर रहेगा, वो इसके क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। जब इसके लंबवत हो गया तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत वो e वेक्टर के साथ कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो ऐसे होगा बाहर की ओर, और बल रेखाएं भी कैसे हैं, बाहर की ओर है। तो इसका प्लेन के बीच में क्या हो गया, एंगल 0 बन गया। तो ध्यान रखना जब पृष्ठ कैसा रखा होता है, लंबवत रखा होता है, जैसे कि बल रेखाएं कैसे हैं, इधर से ऐसे गुजर रही है बल रेखाएं, ठीक है, और हमने क्या रख दिया, पृष्ठ कैसे रख दिया, बल रेखाओं के साथ लंबवत रख दिया, ठीक है। तो बल रेखाएं इधर को जा रही है, बाकी इस पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा इसका तो वो भी किधर जाएगा, इधर ही चला जाएगा। इसका मतलब ई वेक्टर जिधर है इस क्षेत्रफल का dA वेक्टर भी कहा जाएगा, इधर ही चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब पृष्ठ लंबवत रखा होता है तो E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम थीटा बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ देखने में लग रहा है कि पृष्ठ कैसा रखा है, विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है, और लंबवत के लिए हम 90 नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब पृष्ठ लंबवत होता है उस कंडीशन में E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। इसीलिए हम लंबवत के लिए थीटा 0 लेते हैं, और जब थीटा 0 लेंगे तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम, फाई बराबर, तो फिर फाई बराबर E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई बराबर क्या होगा, E A हो जाएगा। और E A और ये जो मान हो गया हमारा, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, अधिकतम, सबसे अधिकतम हो गया। अच्छा यही मैं आपको यहाँ बता रहा था, यही मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ बताया था जब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई थी
तो देखिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखने पर, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक बल रेखाएं तभी पास होती हैं किसी पृष्ठ से जब कैसा हो, पृष्ठ लंबवत रखा हो, ठीक है, अर्थात E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, 0 हो। तो देखिए उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक फ्लक्स आ रहा है। कब आ रहा है, जब बल रेखाओं के साथ पृष्ठ कैसा रखा हमने, लंबवत रख रखा है। तो देखिए यही तो है, क्षेत्र के साथ पृष्ठ कैसा होता है, लंबवत होता है, तो सर्वाधिक बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, लंबवत के लिए क्या होगा, थीटा 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, मतलब सबसे अधिक फ्लक्स होगा इस स्थिति में। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब इसको मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिगर से समझेंगे इस चीज को हम, पृष्ठ बना करके इस तरीके से। देखो इस चीज के लिए मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ। देखिए मान लीजिए आपका जो पृष्ठ है वो कैसे रखा है, इस तरीके से लंबवत रखा है। पृष्ठ कैसे है, ये रहा पृष्ठ आपका, ठीक है, और बल रेखाएं जो गुजर रही है वो इस तरीके से गुजर रही है। ई वेक्टर कहाँ है, ऐसे, और पृष्ठ कैसे रखा है, ये पृष्ठ देखो कैसे रखा है, ऐसे रखा है, बल रेखा इधर को, पृष्ठ ऐसे रखा है, ऐसे, ये गोल है, गोल, ठीक है, जैसे कि एक डिस्क होती है ना, डिस्क वलय, ठीक है, वलय डिस्क, तो वो है, ये मान लीजिए गोल है, ये कैसा है, गोल है, कैसा है, गोल कटा हुआ है, और इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। तो देख रहे हैं बल रेखा है ऐसे जा रही है और पृष्ठ रखा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, बल रेखा ऐसे जा रही होगी, मतलब पृष्ठ पे कैसे जा रही है, लंबवत जा रही होगी। तो ध्यान रखना, जब पृष्ठ कैसा है, लंबवत है, तो देखिए ई वेक्टर ये रहा आपका, और पृष्ठ कैसा, लंबवत, इस पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश इधर गया, इसका मतलब DA कहाँ गया, ये DA है, DA वेक्टर। तो अब DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, क्योंकि ये कैसे आगे समांतर आ गई, इसका मतलब क्या होगा, थीटा 0 हो गया, ठीक। तो जब थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये DA वेक्टर किधर गया आपका, DA वेक्टर जो आएगा वो इधर आएगा। तो जब पृष्ठ ऐसे रखा होता है तो उसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर होगा। तो हम देख रहे हैं कि E वेक्टर और DA वेक्टर कैसे आगे, समांतर आ गए, इसीलिए थीटा 0 और थीटा 0 लगाने से वैल्यू क्या आएगी, पहली कंडीशन समझ में आई आपको। तो बाई फिगर हम समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना देता हूँ फिगर को, ऐसे मान लीजिए, इस तरीके से समझ सकते हैं, अब समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि क्या रखा हुआ है, कॉइन है, ये क्या है, कॉइन है, सिक्का, और सिक्के को मैंने कैसे रखा है, इस तरीके से रखा है, ऐसे कॉइन, ठीक है, ये है। तो उसका DA वेक्टर इधर गया और विद्युत क्षेत्र हमने पहले से ही इधर को ले रखा है, इनके बीच में एंगल क्या आ गया, 0, और ये कंडीशन आ गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट ले लीजिए ये, और सेकंड लेते हैं यहाँ पर, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, इस बार मैंने ले लिया समांतर है, तो क्या होगा, तो थीटा इस कंडीशन में 90 होता है। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि समांतर के लिए थीटा 90 है। जी हाँ बिल्कुल, समांतर के लिए थीटा 90 हो गया, कैसे हो गया, देखिए फिगर समझने की कोशिश करेंगे। फिगर ले ली मैंने इस तरीके से, ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से होगा इस बार कॉइन आपका, ये रहा कॉइन, जैसे कि कॉइन है और जमीन पर गिर पड़ता है, जब कॉइन जमीन पर गिरता है तो इस तरीके से गिर जाता है, खड़ा तो नहीं रहता है जमीन पर इस तरीके से, वो इस तरीके से पट्टे गिरता है। तो ये वही कंडीशन है, ये क्या है, गिरा हुआ है, जमीन पर गिर गया है, ठीक है। कैसे, इस तरीके से, जैसे मान लो ये क्या है, गोल है, कटा हुआ गोल, और ये पहले मैंने रखा था ऐसे, लेकिन अब कैसे रखा, अब ऐसे रखा है इस तरीके से, ठीक है, जमीन पर इस तरीके से रखा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए विद्युत बल रेखा तो मैंने पहले ही, विद्युत क्षेत्र जो है मेरा ऐसे है, ई वेक्टर मैंने ले रखा है ऐसे,
तो ध्यान से देखिए आप, अब जो पृष्ठ है आपका कैसा हो गया, विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा हो गया, समांतर हो गया। ये लंबवत होता है ऐसे, मैंने कर दिया समांतर यानी ऐसे कर दिया, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस पर क्षेत्रफल सदिश कहा जाएगा हमारा, हमेशा सरफेस से क्या आता है, परपेंडिकुलर जाता है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश गया ऐसे ऊपर की तरफ, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा इसका, ऊपर की ओर लंबवत है यानी कि ऊपर की ओर डी ए फैक्टर यहाँ। तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, साफ दिख रहा होगा आपको, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर, 90 होगा, इसीलिए थीटा 90। क्योंकि ध्यान रखना हमेशा थीटा जो एंगल होता है वो आपका ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण होता है, और ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, डी ए वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के कैसा होता है, सदैव लंबवत होता है। तो पृष्ठ आपका जैसे रखा होगा उसके हमेशा लंबवत ही रहेंगे। पहले हमने पॉइंट को इस तरीके से रखा था, तो इसके लंबवत इधर को जाएगा, ई वेक्टर ऐसे का, ठीक है, ए डी ए वेक्टर इधर को जाएगा। इसलिए समांतर होने पर थीटा 0, लंबवत होने पर थीटा 90, ठीक है। लेकिन जब पृष्ठ लंबवत होता है तो थीटा 0 होता है, जब पृष्ठ समांतर होता है तो डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच थीटा 90 होता है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है थीटा कि हम किस तरीके से ले रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर दोबारा समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार समझ में आ रहा तो दोबारा पीछे करो वीडियो को, फिर दोबारा से देखो, जब तक समझ में आए बार बार पीछे करो और देखते रहो, ठीक है। होगा इसी तरीके से, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ कुछ नया नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करना है इस चीज को। अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में एक और ले लेता हूं, थर्ड, यदि पृष्ठ कैसा था, फिर से हमने क्या कर दिया है, लंबवत कर दिया है। क्या कर दिया है, यदि पृष्ठ, चलो एक काम करते हैं, लंबवत करने का मतलब क्या है, जैसे हमने पृष्ठ को पहले लिया था इस तरीके से, अब हमने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट किया और फिर 90 डिग्री को फिर से रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण लेने पर क्या हो गया, ये फिर से समांतर आ गया। इसका मतलब क्या है, तीसरी कंडीशन में भी समांतर रखा, बट अब की बार क्या ले लिया मैं, थीटा 180 ले लिया, थीटा बराबर 180 रखा इस बार, ठीक है, अपनी इच्छा से। देखो ई वेक्टर के साथ पृष्ठ को क्या लिया मैंने, 180 कोण पर, पहले ऐसे रखा था मैंने, लंबवत रखा था, फिर 90 डिग्री से रोटेट किया और फिर से मैंने फिर इसे 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से होगी, फिगर से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से होगी। तो जिस तरीके से पहले ये साइड आपकी इधर थी, अब इधर चली जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी इसका। तो दिशा बदल जाएगी केवल इससे, ठीक है। ई वेक्टर आपका इधर ही है और इस पर डी ए वेक्टर जो आप ड्रॉ करोगे, इस बार देखो पलट के कर दिया मैंने इसको, तो इस बार 180 का एंगल बनेगा इनके बीच में, तो ये इधर चला जाएगा डी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 180 हो गया थीटा 180। तो क्या होगा, थीटा 180 है तो अच्छा, इसमें मैंने नहीं लिखा ना वो, तो यहाँ से फाइन निकालो पहले इसमें, ई ए cos 90 और cos 90 क्या हो गया, 0, तो फाई बराबर 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में आते हैं वापस, जब पृष्ठ कैसा रखा होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ समांतर रखा होता है, अर्थात ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच 90 डिग्री कोण होता है, तो उस कंडीशन में पृष्ठ से होकर कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता है, यानी फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तीसरी कंडीशन, जब हमने 180 के एंगल पर रखा है, यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में 180 का एंगल होता है, तो क्या होता है, तो देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए cos 180 और cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो फाई बराबर -e a। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा,
फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स होगा, लेकिन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। मतलब इस कंडीशन में भी विद्युत बल रेखा सबसे ज्यादा इससे गुजर रही होगी होकर के, क्योंकि कैसे रखा है, अभी भी क्या है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है, पृष्ठ लंबवत रखा है, बट इस बार क्या है, इसका एकदम उल्टा कर दिया। मतलब ये पॉइंट इधर था, ऐसे था, पलट कर दिया बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे पलट कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये साइड कहां पहुंच गई, उधर पहुंच गई। तो बस वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा बट सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स हमारा क्या होता है, धनात्मक मिलता है, और इस कंडीशन में फ्लक्स का मान ऋणात्मक मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत फ्लक्स। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस चीज को। ठीक है, ओके।